हम लोग 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे। आज हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, जातीय, लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीतिक पर प्रभाव। इसके अध्याय के अंतर्गत हम ये सब टॉपिक देखेंगे। अब इसके अंतर्गत देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक आता है। तो इसके अंतर्गत पहला टॉपिक है जातीय विभेद एवं राजनीतिक में जाति। कहा था कि जातीय विभेद क्या है, उसका राजनीतिक में क्या योगदान है, इसके बारे में हम पहला टॉपिक में देखेंगे। दूसरा टॉपिक है लैंगिक विभेद और राजनीति, कि लैंगिक विभेद जो है कि राजनीतिक में क्या प्रभाव डालता है। तीसरा टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे धार्मिक तथा सांप्रदायिक विभेद एवं राजनीतिक, कि धार्मिक तथा सांप्रदायिक के बारे में जानेंगे। उसके बाद देखेंगे उसमें क्या विभेद है, उसके बाद देखेंगे उसका राजनीतिक में क्या योगदान है। इसके बाद चौथा पॉइंट है जो धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा, कि धर्मनिरपेक्ष क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज हम इसके अंतर्गत अध्याय 2 के अंतर्गत 4 टॉपिक को देखना है। उसमें से पहला टॉपिक देख रहे हैं जातीय विभेद एवं राजनीतिक में जाति। तो पहला है कि जातीय विभेद एवं राजनीतिक में जाति। तब कहा कि प्राचीन समय में भारत में जाति, कि प्राचीन समय में जो जाति थे वे 4 वर्णों में बटा हुआ था। क्या बटा हुआ था कि 4 चरणों में बटा हुआ था। उसमें पहला था ब्राह्मण, जो सबसे उच्च कोटि के थे ब्राह्मण। दूसरा था क्षत्रिय, उससे नीचे। तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। तो ब्राह्मण का जो काम था, जो पूजा पाठ करवाना, क्रम कांड करवाना, वे ब्राह्मण करते थे। दूसरा क्षत्रिय है, क्षत्रिय का काम था क्या कि लोगों को रक्षा करना। तीसरा था वैश्य, जो बनिया व्यापार का काम करता था, उसको हम लोग वैश्य कहते थे। और चौथा था शूद्र, जो पैसे के बदले इन सभी का क्या करते थे, काम करते थे, वे शूद्र कहलाते थे। कहते आज भारत में 4 जातियों के बीच 3000 उपजातियां हो गई है। कह रहा कि ये 4 जाति थे, उसमें से कितने जाति हो गए हैं, 3000 उपजातियां हो गई हैं। 4 जाति से ये सभी बट गए हैं। अब कह रहे कि जो प्राचीन समय में जो जाति था उसमें कोई भी आदमी, कोई भी जाति के थे, वे दूसरे जाति को भी जो काम था वे काम कर सकते थे। लेकिन आगे जब जब समय बढ़ते गया, ये जन्म के आधार होके क्या हो गया, कर्म का आधार हो गया। तो ऐसे आगे और देखते हैं इसमें। अब भारत में जाति का कुप्रभाव, माने क्या, जाति का क्या क्या भारत में प्रभाव पड़ा, कुप्रभाव, जो इसका बुरा प्रभाव पड़ा। तो कहा था विभिन्न जातियों के लोग एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। कहते हैं कि विभिन्न जाति, जैसे हम लोग गांव घर में रहते हैं तो देखते हैं कि समाज में अनेकों जाति रहते हैं, वे सब क्या देखते हैं, एक दूसरे को, माने एक दूसरे के हीन दृष्टि से देखते हैं। वही कहलाता है घृणा की दृष्टि से देखना। दूसरा है जातिवाद के कारण सामाजिक तिलक दहेज की प्रथा विकसित हो गई है। कहा कि जातिवाद के कारण ही हमारे समाज में क्या हुआ, तिलक दहेज की प्रथा विकसित हो गई है। तीसरा में जातिवाद के कारण राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में रुकावट होती है। कहा क्या, जाति के कारण ही हमारे जो आर्थिक स्थिति है, हमारे राष्ट्र की आर्थिक स्थिति जो विकास है उसमें भी रुकावट पहुंचता है। इसके आगे है कि जातिवाद के कारण समाज रूढ़िवाद और सामाजिक कुरीतियों का विकास होता है। कहा कि हमारे समाज में जो जाति के कारण रूढ़िवाद और सामाजिक कुरीतियों का विकास किसके कारण हुआ है, तो जातिवाद के कारण। अब रूढ़िवाद क्या होता है कि हमारे समाज में जो पहले से हम लोग मानते आ रहे हैं, जो कुरीतियां पहले से था उसी को अभी भी हम लोग मान रहे हैं, यही कहलाता है रूढ़िबद्ध धारणा। क्या कहलाते हैं कि रूढ़िबद्ध धारणा। जैसे हमारे समाज में देखा जाए, कहते हैं कि अपने हमारे समाज में बेटा और बेटी दोनों बराबर होते हैं, लेकिन हम लोग बेटे को प्राथमिकता अधिक देते हैं बेटी की अपेक्षा। क्यों देते थे, हमारे समाज में कहते हैं कि ये कुल को आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमारे सामाजिक मानसिकता है, तो इसी को कहते हैं क्या, रूढ़िबद्ध धारणा के। तो सामाजिक कुरीतियां जो हमारे कुप्रभाव है, इससे हमारे समाज में क्या क्या कुप्रभाव पड़ा है। कहते हैं अगला पॉइंट है कि भारत में कर्म न होकर जन्म को आधार माना जाता है। तो हम लोग पहले पेज में देखे थे कि कह रहा था कि वहां पर क्या था
जाति जो बटा हुआ था काम के आधार पर, आगे में क्या होता है जन्म के आधार पर बढ़ जाता है। तो प्राचीन समय में देखा जाता है, जब ऋग्वेद के समय में देखा जाता है तो वहां पर केवल 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था थे। वही क्या क्या आगे जब आया तो वे क्या हो गया, कर्म के आधार हो गया, जन्म को आधार मानने लगा, कर्म को नहीं था। वहां पर तो कोई भी व्यक्ति किसी धर्म कोई भी काम कर सकता था, लेकिन यही जब प्राचीन समय के आते हैं उत्तरवादी के काल में तो ये क्या आता है, जन्म का आधार बन जाता है। अब अगला कहता है कि नोट है कि जगजीवन राम का कहना है कि एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास को तिलांजलि नहीं दे सकता है। ये जगजीवन राम जो थे इसका कहना है क्या कि एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास को तिलांजलि नहीं दे सकता। हमारे तिलांजलि में क्या होता है कि जो वे जाति को मानते आ रहे हैं उसको अपने पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकते हैं। यही होता है कि तिलांजलि माने वे जो जाति को मानते आ रहे हैं उसको कभी भी पूर्ण रूप से छोड़ नहीं सकता है। फिर आगे देखते हैं, अब कहते हैं जाति का राजनीतिक पर प्रभाव, कि जाति का राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो राजनीति को जाति अनेक रूप से प्रभावित करते हैं, उसका कुछ पॉइंट दिया हुआ है, देखते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन, कभी कभी देखा जाता है कि हमारे समाज में जिस जाति की जनसंख्या अधिक रहता है उसी जाति को हम लोग क्या करते हैं, राजनीति देख उसी जाति का प्रतिनिधि चुन लेता है। तो वही कह रहा कि जाति के आधार पर उम्मीदवारों का क्या करते हैं, चयन कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट में है सरकार में विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व, कह रहा कि दूसरा में विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व सरकार में। तो हमारा सरकार क्या है, लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक में सभी धर्म और जाति के आदमी क्या कहते हैं, चुनाव लड़ते हैं। तो चुनाव लड़ने के बाद ये कहाँ जाते हैं, या राज्य में जाएंगे या केंद्र में जाएंगे, तो वहां पर सभी संसद में रहेंगे या लोकसभा या राज्यसभा में रहेंगे। तो सभी जाति उसमें क्या लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, सभी जाति उसमें प्रतिनिधित्व अपना देते हैं। तो यही करा दूसरा में करा जातीय भावनाओं को उकसाने में राजनीतिक दलों की सक्रियता, कहता कि जातीय भावनाओं को उकसाने में राजनीतिक दलों की सक्रियता। कभी कभी देखते हुएगा आप लोग कि गांव में क्या होता है कि जब 2 आदमी चुनाव लड़ता है तो चुनाव लड़ने के बाद तीसरा आदमी क्या करता है, कभी एक पक्ष को कहता कि तुम इसके साथ मिल जाओ, या आपस में मतभेद कर देता है जिससे वे आदमी क्या करते हैं, आपस में लड़ जाते हैं, किसी तीसरे आदमी उसके बदले में फायदा उठा लेते हैं। तो वही कहता है कि जब 2 आदमी आपस में लड़ते हैं तो तीसरा आदमी को प्रॉफिट होता है। यही होता है कि वे राजनीतिक दलों में क्या करते हैं, सक्रियता अपना निभाते हैं। उसके बाद है कमजोर जातियों के लोगों की राजनीतिक में बढ़ती अभिरुचि, कहता है कि कमजोर जाति जो पहले नीचे बढ़ के थे वे राजनीतिक में इतना हिस्सेदारी नहीं लेते थे, क्योंकि कहता था कि राजनीति उतना मतलब नहीं रखते थे। लेकिन अभी के समय में क्या करते हैं, कमजोर वर्ग भी राजनीति में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि कहता है कि हमारा देश क्या लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी आदमी जो किसी भी जाति को हो या धर्म के मानने वाले हो लड़ने का अधिकार है चुनाव, ठीक है, उससे वे आपस में लड़ते हैं और जीत के वे अपना योगदान देते हैं। दूसरा टॉपिक देखे थे हम लोग कि लैंगिक विभेद और राजनीतिक, लैंगिक विभेद और राजनीतिक। तो लैंगिक विभेद के बारे में पहले जान लेते हैं कि लैंगिक विभेद क्या होता है। लिंग के आधार पर समाज के 2 वर्गों में बांटना लैंगिक विभेद कहलाता है। कि समाज में जब महिला और पुरुष को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उसको क्या करते हैं, बांट देते हैं, वे क्या कहलाता है, लैंगिक विभेद कहलाते हैं। तो लिंग के आधार पर बांट रहे हैं हम, जैसे देखिए ये मेन है पुरुष और ये वोमेन है औरत, ये दोनों क्या है, आपस में बटा हुआ है। कारण कि हमारे समाज में उसको जैविक बनावट तो है ही, लेकिन हमारे समाज में उसका सामाजिक मानसिकता भी है कि जब हम लोग एक ही माँ बाप के लड़का लड़की होता है, लेकिन लड़कियों को हम लोग अधिक प्रीफरेंस देते हैं,
क्योंकि बाहर कहते हैं कि जाके पढ़ो और बेटी को नहीं देते, तो हम लोग क्या करते हैं अपने समाज में इसको क्या किया, भेदभाव कर रहे हैं। यही क्या है, लैंगिक विभेद है। और उसके मन में बैठा देते हैं क्यों, इसको पढ़ लिख के क्या करना है, घर का तो काम सब करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेटी नहीं कर सकती, बेटी भी बाहर के काम कर सकती है। जैसे आज के समय में देखा होगा कि बड़े बड़े डॉक्टर के पोस्ट पर इंजीनियर हैं, कोई सारा बहुत चाइना में जाते हैं, तो ये सब क्या है कि ऐसा नहीं कि लड़की नहीं कर सकती है। और लड़का जो काम कर रहा है वे लड़की भी कर सकती है, जो लड़की काम कर रही है लड़का भी कर सकता है। जैसे देखते हुआ गांव घर में भोज होता है, तो भोज बनाने के लिए जो आते हैं तो कहाँ रहते, पुरुष रहते हैं। तो ये क्या लड़की का काम है, कर रहा है लड़का। तो ये क्या है, हम लोग सिर्फ समाज के स्तर पर उसको मन में ये भावना उत्पन्न होती है और मन में बैठा देते हैं कि ये लड़का है तो ये काम नहीं कर सकता है, ये लड़की है तो काम नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये काम दोनों के समान है। कभी कभी हम लोग तो ये भी देखते हैं कि श्रम के आधार पर हैं, काम दोनों आदमी एक ही करते हैं, लेकिन क्या करते हैं उसको सैलरी लड़का को अधिक दिया जाता है, लड़की को कम दिया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं आपस में बांट रहे हैं। तो ये सब क्या है, सभी लैंगिक विभेद का एग्जाम्पल। अब अगला टॉपिक है कि नारी की समाज में दयनीय स्थिति। कहता कि नारी को समाज में दयनीय स्थिति कैसे, प्राचीन समय में नारियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे पिता के शक्ति में वृद्धि होती गई तो नारी की शक्ति में क्या हो गया, कम हो गया। उसका क्या क्या कारण है, तो नारी की समाज में दयनीय स्थिति के लिए निम्नलिखित कारण है। उसका निम्नलिखित कारण है, पहला देखते हैं शिक्षा का अभाव। पहले कहा कि उसमें शिक्षा का अभाव हो गया तो उसके स्थिति में क्या हो गई, कमजोरी आ गया। उससे देखिए देख रहा है, दिखाई दे रहा क्या, शिक्षा के अभाव कर रहा है। तो पढ़ाते नहीं थे, उसे घर के काम कार्यों में लगा कर रखते थे, तो उसके क्या हो, शिक्षा प्रतिबंधित हो गया। पर्दा प्रथा, ये पर्दा प्रथा जो हमारे समाज में एक कुरीतियां था, पहले से चली आ रही थी कि ये घर के बाहर नहीं जाएगी, उसको प्रतिबंध कर देते थे। इससे भी हमारे समाज में नारियों की दयनीय स्थिति आ गई। देखिए दिखाई दे रहा है, आज भी ये कुरीतियां सब देखने को मिलता है। ठीक, ऐसे आगे और अगला एग्जाम्पल है दहेज की प्रथा कि हमारे समाज में दहेज की प्रथा से भी नारियों की स्थिति में कमी देखने को मिलता है। उसके बाद है सती प्रथा। सती प्रथा ये भी देखने को मिलता है समाज में, पिछड़े रहने का कारण है। जैसे सती प्रथा क्या होता था कि पहले जमाना में जब किसी का पति डेथ कर जाता था तो ये सती होने के लिए क्या करते, आग में कूद के जान दे देती थी, या समाज के जो रहते थे कहते थे कि तुमको इस आग में जल के अपना जान देना है। तो ये सब था सती प्रथा के एग्जाम्पल जो हमारे समाज में कुरीतियां था ये। और है बाल विवाह। और क्या है, बाल विवाह, जो कम उम्र में लड़कियों सबकी शादी कर देती थी, जिस समय में पढ़ने की इच्छा रहती थी उसको शादी हो जाता था, तो क्या करते, पढ़ नहीं पाती थी। तो ये भी हमारे समाज में नारियों की दयनीय स्थिति का कारण है। उसका स्त्री पुरुष में विभेद, जो कभी कभी अभी भी हमारे समाज में देखता स्त्री पुरुष में विभेद किया जाता था। इसलिए हमारे 2011 की जनगणना के हिसाब से कि पुरुष की तुलना में महिलाओं की संख्या कम है। अगर इसका रेशियो निकाला जाए तो 1000 पुरुष पे 943 मात्र क्या है, महिला है। इसके क्या स्त्री पुरुष विभेद के कारण इसकी जनसंख्या में क्या है, कमी आई है। उसके बाद है आगे, अब कहता है कि लैंगिक विभेद का राजनीतिक पर प्रभाव, कि लैंगिक विभेद का राजनीति पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो आज भी लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। कहता कि आज भी किस लैंगिक आधार पर महिलाओं को क्या कहता है, भेदभाव किया जाता है। राजनीति में महिलाओं की भूमिकाओं को बहुत सार्थक नहीं माना जाता है। कहता इधर तो ठीक ठाक है, उतना अच्छा नहीं है तो उतना खराब भी नहीं है, लेकिन राजनीति में कहा कि महिलाओं की स्थिति क्या है, बहुत दयनीय है। उसके और आगे देखते हैं, विश्व के अधिकांश समाज में मतदान के अधिकार से महिलाओं को बहुत दिन तक वंचित रखा गया। कहता विश्व के अधिकांश देश में क्या क्या जो हमारे समाज की महिलाएं थे उसको मतदान से क्या क्या वंचित रखा गया। इसका भी बहुत दिन तक कारण था ये। जैसे देखते हैं ब्रिटेन में, कि ब्रिटेन जो हमारे देश में, ब्रिटेन क्या था
एक लोकतांत्रिक देश था, उसमें भी 1928 ईस्वी में वोट देने का अधिकार मिला। उससे पहले वहां पर महिलाओं को क्या वोट देने नहीं देती थी, वहां पर यह सब प्रतिबंध था। जैसे उसके बाद था ब्रिटेन, ब्रिटेन हो गया। उसके बाद था स्विट्जरलैंड में, जो स्विट्जरलैंड में 1971 ईस्वी में वोट देने का अधिकार मिला। अगर देखा जाए तो सऊदी अरब में लगभग 2019 में आसपास इसको वोट देने का अधिकार मिला। उससे पहले वहां पर महिलाओं को वोट देने की अधिकार नहीं थी। तो ये सब क्या है, सामाजिक स्तर पर होता है। कहते यूरोपीय जैसे विकसित देशों में महिलाओं को बहुत दिनों तक मताधिकार से वंचित रखा। वही कहता है यूरोपीय देश में, बहुत से देशों में क्या करे, महिलाओं को बहुत दिन तक मताधिकार बने वोट देने से वंचित रखा गया। कहते लैंगिक विभेद, अगला टॉपिक लैंगिक विभेद समानता की समस्या को हल करने के लिए या बचाव के कुछ महत्वपूर्ण कदम। कहता कि जो महिलाओं की सामाजिक स्तर पर क्या था, दयनीय स्तर था, उसको बचाने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। जैसे पहले देखते कि भारतीय संविधान में नारी को पुरुष के समान अधिकार दिए गए हैं। करके जो हमारा संविधान है, जो कानून व्यवस्था है, उसमें कहा कि महिलाओं को किससे पुरुष के समान अधिकार दिए गए, इसमें कोई तरह के भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा हम कहा भारतीय संविधान में लिंग के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव नहीं किया गया है। कहा कि दूसरा पॉइंट में कि संविधान में लिंग के आधार पर किसी तरह की भेदभाव नहीं किया, जैसे जितना अधिकार पुरुष के हैं उतना ही महिला को मिलेगा। लिंग के आधार पर महिला और पुरुष में कोई विभेद नहीं है। तीसरा है कानून के समक्ष समानता का अधिकार। कानून के समक्ष माने दोनों का क्या मिलेगा, समान अधिकार मिलेगा। मान लो किसी का सजा दिया जाएगा, जितना पुरुष का सजा है उतना ही महिलाओं का मिलेगा। ये सब क्या है, समानता का अधिकार है। नौकरी में पुरुष और महिलाओं को एक समान अधिकार और पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। तो कहा कि नौकरी में पुरुष और महिलाओं को एक समान अधिकार। कहा कि जो भी जॉब होगा, क्या होगा, नौकरी होगा, उसमें पुरुष और महिलाओं के समान तरह से देखा जाएगा, समान अधिकार दिया जाएगा। दूसरा, पुरुष के समान कार्यों के लिए समान वेतन का प्रावधान है। अगर जितना वेतन सैलरी पुरुष को दिया जाएगा उतना सैलरी महिलाओं को दिया जाएगा। उसके बाद कहते हैं महिलाओं के आर्थिक विकास और स्वरोजगार कार्यों के लिए 1953 ईस्वी में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। कहा कि महिलाओं को क्या आर्थिक विकास और स्वरोजगार, अपने उसको रोजगार उत्पादन करने के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। कब किया गया, 1953 ईस्वी में। उसके बाद छठा में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए महिला ब्यूरो की स्थापना 1985 ईस्वी में की गया। कहा था महिला बच्चों के विकास के लिए क्या महिला ब्यूरो की स्थापना किया गया। कब किया गया, तो 1985 ईस्वी में। उसके बाद 7 फरवरी 1987 में श्रीमती इला भट्ट की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। कहा कि फरवरी 1987 में, कितना, 1987 ईस्वी में किसके अध्यक्षता में, तो इला भट्ट की अध्यक्षता में। किसके अध्यक्षता में, इला भट्ट के अध्यक्षता में क्या किया गया, राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। इसके अंदर बहुत सारे सुझाव दिए। उसमें एक ड्वाकरा नाम की योजना लगाया गया था जो 1982 ईस्वी में आया था। उसका एक ही उद्देश्य था, जो गरीबी रेखा से नीचे बढ़ की जो भी महिलाएं हैं उसको स्वरोजगार देना या उसमें जो बढ़ावा करने के लिए रोजगार की स्थापना करना। 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अधिनियम की स्थापना की गई। 8वां में क्या है, 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की स्थापना की गई, जो हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति में क्या थे, जो दुरुपयोग हो रहा था, महिलाओं की शोषण किया जा रहा था, उसके लिए क्या किया, 1990 में सामाजिक राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। उसके बाद 8 मार्च 1975 से अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाते हैं। कहा कि 8 मार्च 1975 से क्या, अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग दिवस मनाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुआ था, तो ये न्यूयॉर्क शहर,
अमेरिका में है, जो वहां पर सबसे पहले 1911 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुआ गया था। वहां पर जो महिलाएं थी वे कंपनी सब में काम करती थे, तो वे कहता थी कंपनी में जो काम कर रहे हैं उसके लिए हमको सैलरी बढ़ाया जाए, या जो काम कर रहे घंटों में कुछ कमी किया जाए। तो वहां पर के सरकार के लिए वहां की महिलाओं ने क्या किया, आंदोलन की। उसको धीरे धीरे आंदोलन बढ़ता गया, और 1975 ईस्वी में जब उसको सोवियत कहते हमारे वहां की सरकार ने इसको क्या कि मानता है राष्ट्र 73वां एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा राजनीतिक में महिलाओं की हिस्सा 1/3 या 33% कर दिया। कहता कि 10वां पॉइंट में 73वां और 74वां संविधान संशोधन में राजनीतिक में महिलाओं की हिस्सेदारी कितना कर दिया, 1/3 कर दिया, मैंने 33% कर दिया। जो क्या थे राजनीतिक में इसका देखा जाता कि नगण्य मात्रा है। इसके लिए क्या किया कि जो भी स्थानीय स्तर पर चुनाव होगा उसमें महिलाओं की भागीदारी 1/3 होगा, माने 33%। इसके बाद आगे देखते हैं। धार्मिक तथा सांप्रदायिक विभेद एवं राजनीतिक। धार्मिक तथा सांप्रदायिक विभेद एवं राजनीतिक के बारे में जानते हैं कि समाज में विभेद का एक और प्रकार है, और वह धार्मिक एवं सांप्रदायिक विभेद है। कारण कि समाज में एक और विभेद का है। क्या विभेद है, वह धार्मिक एवं सांप्रदायिक है। हम लोग जाति देख लिए थे, लैंगिक देख लिए थे कि समाज में कि जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, उसके बाद लैंगिक के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक एवं सांप्रदायिक के बारे में। धार्मिक विभेद के कारण ही विश्व में सांप्रदायिक विभेद की देखने को मिलता है, तथा इस विभेद का राजनीतिक से गहरा संबंध है। कहता क्या, जो धार्मिक विभेद के कारण ही विश्व में क्या है, सांप्रदायिक विभेद भी देखने को मिलता है, और इसका राजनीतिक गहरा संबंध है। जैसे राजनीतिक दल का गठन भी किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। जैसे आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों को संरक्षण देने के आधार पर ही राजनीतिक पार्टियां गठित है। कारण कि ये जो क्या सांप्रदायिक विभेद, ये आयरलैंड में देखता है कि एक ही धर्म के मानने वाले व्यक्ति रहते हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। ये दोनों क्या करते हैं, उसमें राजनीतिक जब आता है तो ये दो भाग में उसको पार्टियां बट जाती है या गठित होती है। सांप्रदायिकता की सांप्रदायिकता क्या होता है, तो अपने धर्म को अन्य धर्मों से ऊंचा मानना एवं अपने धार्मिक हितों के लिए राष्ट्रीय हितों का भी बलिदान कर देना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। कहता है क्या, अपने धर्म को अन्य धर्म से ऊंचा मानना एवं अपने धार्मिक हितों के लिए राष्ट्रीय हितों को भी बलिदान कर देना ही सांप्रदायिकता है। जब देखते हैं आप लोग गांव घर में भी अपने धर्म को ऊंचा मानने के लिए आपस में मतभेद कर लेते हैं। जैसे दिखाया है, देखिए ये क्या है, आप लोग तो पता ही होगा, ये इससे पता चल जाता होगा कि क्या है। कभी कभी अपने धर्म को ऊंचा मानने के लिए क्या आपस में हम लोग मतभेद करते हैं। वही है सांप्रदायिकता कि अपना धर्म को ही हमेशा सर्वश्रेष्ठ समझता है, दूसरे धर्म को व्यक्ति कहता है कि ये क्या है, बुरा है, इसको नहीं देखना चाहता, तो आपस में क्या होता है, मतभेद हो जाता है। यही है सांप्रदायिकता। अब सांप्रदायिकता के 3 तत्व हैं। पहला कि धर्म के अनुयायियों का लौकिक हित एक समान होना। कहता कि धर्म के अनुयायी जो मान ले उस धर्म को मानने वाले हैं, उसका लौकिक हित एक ही समान रहता, सब एक ही टाइप से उसको सोचते हैं। उसका दूसरा है, एक धर्म के अनुयायियों के लौकिक हित दूसरे धर्मावलंबियों से भिन्न होना। जो धर्म को मानने वाले हैं वे दूसरे धर्मावलंबियों से उसका जो क्या रहता है, हमेशा बात रहता है भिन्न रहता है। दूसरा का उसका सोच क्या रहता है, दूसरे से नहीं मिलता जुलता रहता, हमेशा भिन्न रहता है। उनके हित एक दूसरे से
भिन्न ही नहीं बल्कि एक दूसरे के विरोधी भी। कहता कि जो उसका सोच क्या है, एक दूसरे से क्या भिन्न भी नहीं होता, अलग अलग रहता है, एक दूसरे का क्या विरोधी हो जाते हैं। कहता धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा क्या है, धर्म निरपेक्ष राज्य की अवधारणा। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होते हैं कि धर्म के आधार पर ये जो नहीं बढ़ता है, धर्म के आधार पर नहीं बढ़ता, वही कहलाता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। जैसे इसका एक परिभाषा दिया है, धर्मनिरपेक्ष राज्य ना तो धार्मिक होता है न तो अधार्मिक होता है, लेकिन धार्मिक मतों और सिद्धांतों से अपने आप को अलग रखता है और प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जैसे एग्जांपल लिया जाए, हमारा भारत देश क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग, हम लोग मिल के रहते हैं, सभी धर्म को मानने वाले व्यक्ति मिल के रहते हैं। जैसे वे हम लोग, एक कहावत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में हम सब भाई भाई, माने सभी धर्म के व्यक्ति आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो यही है धर्मनिरपेक्षता। क्या है धर्मनिरपेक्ष, कि धर्म के आधार पर किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे आपका था कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। उसमें से एक मेरा क्या था, शब्द था धर्मनिरपेक्ष, कि धर्मनिरपेक्ष के बारे में बताया गया था कि धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। इसमें कहा गया था कि धर्म के आधार पर हमारे देश में किसी तरह की भेदभाव नहीं है। तो आज यही मेरा क्लास खत्म होता है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।